निवेदन करें कि आज का जो कार्यक्रम जो है शुरू करने की जो है हमें अनुमति दें। माइक हो गया बोलिए। हाँ साहब, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी को नत्थि में शरणम अय्यम, बुद्धो में शरणम वरम, धम्मो में शरणम वरम, संघो में शरणम वरम, एतेन सत्य बज्जेन होति ते जय मंगलम। विश्व गुरु संसार के मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। बुद्ध की इस शिक्षा का विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक जी को वंदन। आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी व भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले व सहयोगी फातिमा बेग जी को, आरक्षण के जनक छत्रपति जी साहू जी महाराज, विश्व विभूषण, दलितों के मसीहा, बोधिसत्व, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन वंदन करता हूँ। भारत को 6,743 जातियों बटे हुए समूह को एक कड़ी में जोड़ने वाले बहुजन नायक मानवर काशीराम जी को नमन वंदन व भारत में जन्मे सामाजिक क्रांति के सभी संत गुरुओं महामानवों को सभी को नमन और वंदन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जनक संयोजक मानवर धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवर आर्यम प्रशांत साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मानवर बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग की अध्यक्ष बहन अंजू कुमारी बौद्ध जी, आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, सम्यक जीवी आजाद साहब व प्रोफेसर RC धीमान जी कानपुर उत्तर प्रदेश, कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी प्रदेशों के संयोजक, अध्यक्ष, सचिव, उपासक उपासिकाओं, आप सभी को मेरा अभिवंदन। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत की। जैसा कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार में जूम के द्वारा मीटिंग में जो विषय दिया गया है वह है भविष्य की समस्या, लोकतंत्र व संविधान पर खतरा। भविष्य की समस्या, लोकतंत्र व संविधान पर खतरा, इस विषय पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर JP अंबेडकर जी, प्रदेश संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, विशिष्ट अतिथि में मानवर मानिक खोबड़ा गणेश जी महाराष्ट्र और मानवर आलेख कुमार जी उड़ीसा। सफल संचालन के लिए एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आदि को जिम्मेदारी दी गई है। युक्त में हमें आज अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है। मैं बहुत गौरवान्वित हुआ कि आज आप यह जिम्मेदारी देकर हमें स्थान दिया गया। आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय साधुवाद करता हूं। जैसा कि विषय के अनुसार समय का ध्यान रखना है, मैं आज इस वेबिनार में सफल संचालन की जिम्मेदारी के लिए एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सौंपता हूं कि सभी को सम्मानित करते हुए विधिवत संचालन करें और ध्यान रखें कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष मानवर धर्म प्रकाश भारती जी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष मानवर बादल सिंह बौद्ध जी
को आशीर्वाद के रूप में समय देने का भी कष्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का नमो बुद्धाय, जय भीम, और संचालन करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। साधु 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 भाव। SL भार्गव जी, जैसा कि आज का विषय है भविष्य की समस्या, लोकतंत्र व संविधान पर खतरा। साथियों, आज हम जैसे देख रहे हैं, आज की जो सरकार है वो हमारे लोकतंत्र व संविधान को किस तरीके से, किसी न किसी तरीके से जो है उसको तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र को जो खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अमेंडमेंट ला कर जैसे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ चले हुए हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ेगा और जो है अपने RBM के माध्यम से जगह जगह प्रचार करना चाहिए इस सरकार को, इस सरकार से किस तरीके से बचा जाए, इस सरकार से किस तरीके से लड़ा जाए। तो इससे हमारी सबसे ज्यादा बड़ी ड्यूटी, खास करके जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो जो है इसके लिए तत्पर रहे और RBM के माध्यम से लोगों को जोड़ें और जो इस सरकार की, मौजूदा सरकार की जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने साजिश है, उसके खिलाफ खड़े होकर जो है हम संघर्ष करें। तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय अलेख कुमार जी उड़ीसा से उनको निमंत्रण देता हूं कि वो आज के विषय पर अपने जो है व्यक्त करें, अपने विचार व्यक्त करें और समय का जो है ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हमारे पास और भी वक्ता हैं और हमने मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है। इसलिए मैं एक बार फिर विनती करता हूं माननीय अलेख कुमार जी से, जो कि उड़ीसा से हैं, कि वो अपना वक्तव्य रखें और समय का जरूर ध्यान रखें। माइक अनम्यूट कर लीजिए आलेख कुमार साहब। जी हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। ओके। सो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर JP अम्बेडकर जी, अध्यक्ष, आज का वेबिनार का अध्यक्ष माननीय SL भार्गव जी और विशिष्ट अतिथि मानिक खोब्रागड़ी जी और संचालक महोदय, आज का जो विषय वस्तु है भविष्य का समस्याएं, लोकतंत्र व संविधान पर खतरा। तो ये जो टॉपिक है, एक्चुअली हम लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं हमारा लोकतंत्र का बारे में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बारे में, क्योंकि नहीं तो ये 25 बिंदु में से एक जो बिंदु, ये जो टॉपिक है, ये हम लोग ये वेबिनार में आज नहीं रखते। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, लोकतंत्र और संविधान पर खतरा क्वेश्चन मार्क, सच में ये लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, ये संविधान का बारे में हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोलते हैं। देखिए, जब संविधान एडॉप्ट हो जाएगा, गृहीत हो जाएगा संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, तो बाबा साहेब को मालूम था कि आज में जो संविधान ये जो भारत वर्ष में लागू होने जा रहा है, जो कि
एक दिन बाद वो गृहीत हो जाएगा, तो सचमुच ये संविधान क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? क्योंकि ये जो संविधान है, ये जो ये समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व पर ये आधारित है। जो समाज में इतना गैर बराबरी है, जाति व्यवस्था है, बहुत सारे चीज जो है, ये हजार हजार साल से जो चले आ रहा है, ये संविधान कैसे यहाँ ये कार्यकारी हो सकता है? तो इसीलिए बाबा साहब ने सोच के 26 तारीख का पहले दिन जो 25 नवंबर को अपना भाषण दिए थे, अपना स्पीच में वो बोले थे कि 26 नवंबर 1950 को हम लोग विसंगतीय जीवन यापन करने जा रहे हैं। सामाजिक पॉलिटिक्स में हमको इक्वलिटी मिल जाएगा, मतलब समानता मिल जाएगा, और जो सामाजिक लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वलिटी रहेगा, असमानता रहेगा। तो ये जो राजनीति में जो हमारा प्रिंसिपल है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये तो हो जाएगा और समानता आ जाएगी। लेकिन सामाजिक लाइफ में और अर्थनैतिक लाइफ में हमारा जो गैर बराबरी है, तो वहां हम लोग ये जो राजनीति में जो इक्वलिटी को हम लोग, इक्वलिटी जैसा समानता को हम लोग अपना नहीं पाए। तो ये जो असमानता है, ये कितना दिन कंटिन्यू करेगा, लागू रहेगा? ये जल्दी से जल्दी खत्म नहीं होता है। तो शायद एक दिन आएगा, ऐसा आएगा कि जो लोग ये असमानता का शिकार हो रहे हैं, ये हमारा लोकतंत्र का जो स्ट्रक्चर है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। यही था बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को। तो एक्चुअली हम लोग जब देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, संविधान एक्चुअली संविधान को लागू करने से जब संविधान फंक्शनिंग हो जाता है, जी क्या संविधान का नेचर का ऊपर क्या सब कुछ क्या डिपेंड करता है क्या? तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोले थे, जे हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन में बी, it is sure to turn out to be bad because those who are called upon to work on it happens to be a bad. संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब इसको अमल करने वाले, जब उनका नियत ठीक नहीं है, तो कितना से कितना बढ़िया संविधान भी वो घटिया साबित होगा। और संविधान कितना खराब भी क्यों ना हो, जब उसको अमल करने वाले लोग का नियत जब सही होगा, तो घाटिया से घाटिया संविधान भी बहुत बेहतर साबित होगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का ये संविधान का बारे में यही सोच था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये संविधान का ऊपर में हमारा कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसके वजह से शायद हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है, हमारा संविधान जो है, ये शायद खतरे में है। तो देखिए डेमोक्रेसी का बारे में बाबा साहब क्या करते हैं। तो हमारा भारत में जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रहा है, तो ये तो बहुत चौंकाने वाला चीज है, और बाबा साहब इसके बारे में नहीं बोलेंगे, ये तो आज चौंकाने वाला। तो डेमोक्रेसी का बारे में बाबा साहब ने बोले थे कि डेमोक्रेसी इज ए टॉप ड्रेस ऑन द इंडियन सॉइल। देखिए, and I have established democracy in an undemocratic soil. माने जहां डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहां स्थापित किया हो, ये जो सॉइल है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, मतलब अनडेमोक्रेटिक है। अलोकतांत्रिक सॉइल में डेमोक्रेसी स्थापित हुआ है। बाबा साहेब का यही मैंने सोच था, उनका वक्तव्य में डेमोक्रेसी का बारे में यही बोल रहे थे। तो इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए
शायद बहुत सारा चीज जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां की हमारा संविधान जो खतरा में है और लोकतंत्र खतरा में है, वो सब माने हम लोग माने जेनरली वो टॉपिक में भी ये संविधान का बारे में कनेक्शन है। लेकिन संविधान का जो कनेक्शन, रियल कनेक्शन, एक्चुअली जो संवैधानिक नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो रिलेटेड है, तो उसके बारे में आज मैं आलोकपात करना चाहता हूं। पहला देखिए, हम लोग 3 कृषि कानून का बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है। कृषि कानून क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसको मैं बोलने का मेरे को माने कोई दरकार नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है। और मैं खाली कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पॉइंट क्या है, देखिए हमारा संविधान में ये विस्तृत हिसाब से यहाँ लिखा गया है कि जो भी विषय में कुछ कानून बनेगा उसका 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये जो पार्टिकुलरली हमारा जो कृषि सब्जेक्ट है, कृषि विषय वस्तु है, ये स्टेट लिस्ट का अंडर आता है। तो ये 3 कृषि कानून जो जो हो गया, माने एक लॉ हो गया, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो ये जो एक्चुअली ये यूनियन लिस्ट का अंडर नहीं आता है। ये आईन बनाना ये हमारा स्टेट का अधिकार है। तो पहला नंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स है इसका डेविएशन हो गया। नंबर 2, देखिए कि कभी भी कुछ भी जो लॉ बनता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, तो उसमें से क्या है, ये बिल एक्ट हो जाएगा तो उसमें कितना आदमी प्रभावित होते हैं। तो ये कृषि कानून है, कृषि बिल है, तो इसमें से तो हमारा इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है तो 70% ऑफ द पीपल वो लोग प्रभावित होंगे। तो प्रभावित जब होंगे, उनका राय क्या लिया गया, क्या नहीं लिया गया? स्टेक होल्डर्स जितना है वो लोग का राय लिया गया क्या? अच्छा, ये तो स्टेट सब्जेक्ट में है, स्टेट का राय लिया गया क्या? नहीं लिया गया। सो ये डेविएशन नंबर 2, जो किसी का भी राय नहीं लिया, ये संविधान का डेविएशन है। और 3 नंबर में देखिए, हमारा कोई भी इंपोर्टेंट बिल होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि उसको हम लोग कोई इंपोर्टेंट बिल है तो, एंड ये कृषि बिल बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये 70% पीपुल पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा, बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसको सिलेक्ट कमिटी और स्टैंडिंग कमिटी जो भी होता है, जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होता है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी के लिए आइदर सिलेक्ट कमिटी और स्टैंडिंग कमिटी, जो भी कमिटी होता है उसमें भेजना चाहिए। लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट है और हमारा जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में इतना मतलब कितना माने विद्वान लोग है, सब ये सबको नजरअंदाज कर, ना सिलेक्ट कमिटी को गया, ना उसका माने स्टेक होल्डर्स का राय लिया गया, वो कुछ भी नहीं। तो स्टैंडिंग कमिटी को भी नहीं किया। एंड बिल जब आता है पार्लियामेंट में, तो उसमें डिबेट होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सो ये होने का बाद ही वो पास होता है एक हाउस में, उसका बाद तो दूसरा हाउस में जाता है। सो सेम प्रोसीजर ये फॉलो होता है दूसरा हाउस में भी। तो इसी प्रकार से ये लास्ट में पास होने का बाद आईन बनता है। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सारे प्रोविजंस है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसा एक बिल लेके आया, तो बिल भी डायरेक्ट नहीं लिया, वो ऑर्डिनेंस का माध्यम से लिया। फर्स्ट ऑर्डिनेंस हो गया, उसका बाद वो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, पास हो रहा है, एंड वॉइस वोट से पास हो जा रहा है। नो डिबेट, नो डिस्कशन, नथिंग एल्स। एक दिन में 4-5 बिल पास हो रहा है। तो ये है स्थिति। तो इसमें से हम लोग जब देखेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा बेकार हो गया। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशंस का
ये जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्म्स को जब डेविएट करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो खतरे में है। उसका बाद देखिए, हमारा जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स में जाना चाहता हूँ, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बन गया, तो माननीय उसमें से कृपा देखिए, समय का जरूर ध्यान रखें, हमारे और भी अतिथिगण हैं, कृपया। ओके ओके ओके, सो another 5 minutes में आई एम कंप्लीटिंग। सो CAA प्रोटेस्ट में देखिए, जब प्रोटेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट में पर्टिकुलरली हमारा यूपी में बहुत सारे यूथ को ये NSA में बुक कर दिया और वो लोग को जेल भेज दिया। उसका बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा जो CAA प्रोटेस्ट का बाद हमारा दिल्ली में राइट होता है, तो दिल्ली में जो लोग बेकसूर है, कुछ नहीं किए हैं, वो लोग को भी UAPA धारा में बुक कर दिया एंड ऑलरेडी वो लोग जेल में। तो ये देखिए, माने आदमी जब कोई असहमति प्रकट करता है, मतलब उसमें एग्री नहीं होता है कोई भी गवर्नमेंट का व्यू से, तो उसको UAPA में बुक कर दो। ये तो कोई लोकतंत्र का कोई भी ऐसा नहीं है कि संविधान का हमारा भी कोई प्रोविजन नहीं होता है। कोई जब अपोज करता है, उसका व्यू अपोजिशन टाइप का व्यू होता है, तो उसको टेररिस्ट का एक्ट में कैसे आप टेररिज्म का एक्ट में कैसे बुक कर सकते हैं? सो डिसेंट तो होगा, डेमोक्रेसी में डिसेंट होगा ही होगा। सो दिस इज द थिंग। तो वो लोग देखिए कितना कितना टाइम चला जा रहा है, वो लोग फिर भी नो चार्जशीट भी फाइल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड वो लोग जेल में बंद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा क्या प्रावधान नहीं है जो टाइम बाउंड मैनर में उसको बेल मिलना चाहिए? ये सब तो है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एंड वो लोग एक्चुअली दे आर एक्यूज्ड, मैंने पूरा गिल्टी है। वो टेररिज्म में जो टेररिस्ट एक्ट में जो बुक किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज में, तो उसमें क्या ये लोग एक्चुअली आर दे गिल्टी? तो वो अपोज कर रहा है, हाँ, तो इसमें UAPA कैसे हो सकता है? तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन। हमारा भीमा कोड़े गांव में देखिए, वहां जितने बड़े बड़े राइटर्स है, पोएट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो सबको UAPA में बुक कर दिया एंड 3 साल तक चार्जशीट भी फाइल नहीं किया। 3 साल तक चार्जशीट भी फाइल नहीं। और देखिए, वो जुडिशियल कस्टडी में फादर स्टैन स्वामी का डेथ भी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने एक आदमी को 84 इयर्स ओल्ड, जो पार्किंसन डिजीज में अफेक्टेड है, डिजीज है, ओल्ड एज रिलेटेड जितना भी डिजीज है, वो एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकता है। वो मैंने ऐसा आदमी को, मैंने जो चल नहीं सकता है, ये हमारा देश को एक तो 84 इयर्स ओल्ड जो 5 डिकेड्स मैंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ट्राइबल का बीच में काम किया है, वो देश के लिए क्या खतरा हो सकता है? सो ये सब चीज जो है, देखिए जितना भी बुक किए गए है, ये सब बहुजन समाज के लिए, आइदर ये शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, जो कि हमारा जो झारखंड स्टेट में UAPA में सब बुक है, और हजार जो यूथ है, ट्राइबल यूथ है, वो सब जेल में। जल जंगल जमीन के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं, तो सस्पेक्ट माओइस्ट बोल करके उसको UAPA में बुक किया जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो छत्तीसगढ़ में भी है। और भीमा कोरेगांव तो 3 साल हो गया, तो चार्जशीट भी नहीं फाइल हो रहा है अब तक। तो इसमें से देखिए, तो हमारा संविधान का इतना डेविएशन हो रहा है, तो इतना डेविएशन होने का बाद भी हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है, जितना भी लोग UAPA का अंडर बुक किए गए हैं, जेल में है, ये सब बहुजन समाज के लोग। तो इसीलिए हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा संविधान और कुछ काम नहीं, इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे जो महापुरुष है, वो लोग का कड़ी मेहनत से, संघर्ष से ये संविधान आया है, और हमको आज जो कुछ भी मिला है, ये संविधान का
बदौलत ही मिला है। इसीलिए हमारा लोकतंत्र और संविधान जब खतरे में है और हम लोग जब कुछ नहीं करेंगे तो शायद हमारा भविष्य पीढ़ी को शायद हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे। लास्ट में हमारे पास कुछ माने उत्तर नहीं रहेगा कि जब संविधान ही पूरा चला जाएगा तो हमारा भविष्य पीढ़ी के लिए कुछ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ये 25 बिंदु में जो एक बिंदु हमारा आरपीएम का माध्यम से रखा गया है, ये बहुत अच्छा चीज है। एंड ये मैसेज को हमको हर घर में जाकर के उसको बोलना चाहिए, सचेतन करना चाहिए हमारा आदमी को, तब जाई हम लोग सक्सेसफुल होंगे। और आरबीएम का जो भी आज वेबिनार में जो हमारा जो संस्थापक अध्यक्ष सम्मानीय धर्म प्रकाश भारतीय जी और कार्यकारी अध्यक्ष हमारा सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी और भी जितना पदाधिकारी हमारा ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये धर्म को जो माने स्प्रेड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, सबको मैं मेरे तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और मेरा वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधु भाव आलेख कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो बताया है भी लोकतंत्र व संविधान पे खतरा किस तरीके से, जैसा आपने कृषि कानून के बारे में काफी डिटेल में बताया कि उसको कैसे उन्होंने असंवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में पास किया, और दूसरा जो आपने सीएए कानून का जो के द्वारा आंदोलन में जो यूएपीए का जो दुरुपयोग किया है उसके द्वारा आपने समझाया कि कैसे लोकतंत्र में खतरा मंडरा रहा है। बहुत बहुत साधुभाव और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे अपने दूसरे विशिष्ट अतिथि मानिक खोबरागड़े जी जो महाराष्ट्र से हैं, उन्हें विनती करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें, और एक बार फिर से विनती करूंगा कि अपनी बात 5 और 10 मिनट में ही कृपया खत्म करें, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी भी हैं, हमें उनको भी सुनना है। फिर उसके बाद अध्यक्ष जी ने भी अपना संबोधन करना है। मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अपनी जो भी वक्ता आएंगे अगले, वो अपनी बात जो है 5 और 10 मिनट में कृपया करके खत्म करने की कोशिश करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं मानिक खोबरागड़े जी को कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। मुकेश जी देख जुड़े हैं? हाँ, खोबरागड़े जी जुड़े हुए हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। उनका नेटवर्क काफी वीक है। जी जी सर आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप सुन रहे? जी आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, मेरा नेटवर्क जो है ना बहुत ही वीक है, तो मैं दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता ज्यादा। हाँ, अब ये सबको मेरा वंदन नमन। और मैं आता हूँ अपने इस थोड़ा सा जो सब्जेक्ट दिया है, बड़ा कठिन सब्जेक्ट है मेरे लिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, फिर भी मैं बोलने की ट्राई करूंगा, आप माफ कर देना अगर कुछ गलती हुई तो। हमारे भारत का संविधान जो मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। अब ये हिंदुस्तान, यह हमारे घटना में एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान। क्या ये सही है? एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक गृह मंत्री के लिए क्या सही है? ओके, ये घटना जो है, ये घटना और लोकतंत्र का पहला खतरा है। और अगर यही से शुरुआत होती है हिंदुत्व और हिंदुस्तान,
ये तीन काम है, ये 3 टर्मों पे एक सर्वे में कहा गया है कि 80% लोग जो हिंदू बोलेंगे वो हिंदुस्तानी होंगे, वही हिंदू होंगे। क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? दूसरी बात, शुरुआत हुई थी कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री तैयार की गई थी। आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी सर, आ रही है, आपके आवाज आ रही है। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी के मिनिस्ट्री में एक मिनिस्ट्री तैयार की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इस मिनिस्ट्री में अरुण शौरी को शायद पदभार दिया गया था कि जो भी लॉस के पब्लिक सेक्टर है, इनका खासगीकरण किया जाए, जिसका पहला जो असर हुआ है बीएसएनएल पे हुआ था, बीपीसीएल पे हुआ था। बीपीसीएल तो कर ही दिया है, बीएसएनएल को तो खत्म कर दिया है। कि उस वक्त के जो मिनिस्टर थे प्रमोद महाजन जी, इन्होंने रिलायंस के साथ में मिलकर बीएसएनएल को पूरा गड्ढे में डाल दिया था। ये लोकतंत्र का पहला खतरा हुआ था, जो एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी इन्होंने खा ली थी। जो मिनिस्टर थे उस वक्त के प्रमोद महाजन जी, जो अभी नहीं है, 3,000 रुपए की महीने की नौकरी करते थे, और जब उनका मर्डर हुआ तो 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये छोड़ के चले गए थे। तो इन्होंने बीएसएनएल को पहला हिस्सा बनाया, उसके बाद बीपीसीएल पे आए और बहुत काउंटर पे आए, और बहुत सारे जो है जिसमें ये सारे पब्लिक सेक्टर में हम लोगों को हमारा रिजर्वेशन, SC ST OBC का रिजर्वेशन मिलता था। ये खत्म करने की कोशिश है, ये लोकतंत्र का खतरा नहीं है। दूसरी बात थी कि उस वक्त के वही मिनिस्टर जो अरुण शौरी, इन्होंने किताब लिखी थी वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड। डॉक्टर अंबेडकर पे बहुत सारी टीका करी थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैंने बहुत 2000 में पढ़ी थी ये किताब, अभी थोड़ा ज्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मतलब जिस देश की घटना लिखी थी डॉक्टर अंबेडकर ने, इन्होंने उसमें देश का एक दुश्मन बताया था। उसके बाद सरकार आई हमारे मोदी साहब की, जो एक आरएसएस की सरकार, आरएसएस के पहले मतलब ओबीसी का एक चेहरा जिसको मानते हैं, ये इन्होंने सबसे पहला काम किया मीडिया को खरीदने का, जो गोदी मीडिया है, जो इनके गोद में बैठ गया। दूसरी बात है कि इनका जो फंडिंग मिलता है, इनका फंडिंग में जो रेज हुआ है, ये इन जो अपने बड़े बड़े जो लोग हैं, जो 1%, अभी भार्गव जी ने बताया था कि 1% लोगों के हाथ में जो सत्ता है, तो और मेरे एक दोस्त ने भी कहा था कि 58.4% जो है इस देश की संपत्ति है, ये 1% लोगों के हाथ में है। इन 1% लोगों की वजह से जो इनको फंडिंग मिलता है, ये फंडिंग की वजह से ये इनको बेच रहे हैं, जो हम लोगों का आरक्षण खा जाए। दूसरी बात है कि बैकडेट से मतलब बैक फीस से एंट्री, अभी वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी, उनकी बेटी को बैकडोर से एक बहुत बड़े पद पे लाया गया। वो विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट एनी इंटरव्यू शी इज रिक्रूटेड। ये लोकतंत्र पे खतरा नहीं है। और दूसरा है, अब इलेक्शन की बात करते हैं, जहां इनका वोटिंग नहीं होता फिर भी ये चुन के आते हैं, इसके लिए जो एक जिम्मेदारी जो है ये ईवीएम पे जाती है। और मैं एक कंप्यूटर का थोड़ा सा जानता हूं कि जहां पर भी एक इलेक्ट्रॉनिक की चिप लगी रहती है, वो चिप हैकेबल है। तो ये ईवीएम का खतरा जो है, ये डेमोक्रेसी पे भी खतरा है और भारत का पूरा खतरा है। अभी भी एक इसके पहले जज थे शरद बोबड़े जी, जो आरएसएस के रखे हुए थे न्यायपालिका में, तो उनके लिए
उनके बाद में एक जज आया रमन्ना जी, जो कॉलेजियम होता है हमारा, उसको पूरा साइड करके कुरैशी को हटा के, ये बीजेपी की जो साजिश थी कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जिनको सच में घटना का ज्ञान है, इनको बाजू में करके एक कुरैशी को हटा के एक रमन्ना जी को लाया। उनका एक स्टेटमेंट है, अभी 3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, कि वो कहते हैं कि इस देश में, जो अभी भार्गव जी ने बताया, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जो हमारे विरोधी पक्ष नेता जो संसद में चिल्ला चोट करते हैं, इस चिल्ला चोट के बीच में इन्होंने इतने सारे कानून पास करवा दिए कि हमको पता भी नहीं है ना, इस पे डिस्कशन होता है। और ये जनता, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती भी यही, कि ये सारे कानून जो है, कि ये एग्रीकल्चर का कानून हो या डिसइन्वेस्टमेंट का कानून हो, जो खरीदने वाले जिसको बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट वाले हो, ये सब लोकतंत्र पे खतरा है। दूसरा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आते हैं आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ा नुकसान हमारा है, जो कि हमारा SC ST OBC आज है ना, ओपन को कॉम्पीट करके आगे जा रहा है। कहीं पर ओपन में बहुत ज्यादा हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है। अब ये बढ़ता हुआ परसेंटेज इनको सहन नहीं हो रहा है, इसके लिए इन्होंने आउटसोर्सिंग लाया है। ये भी एक लोकतंत्र पे खतरा ही खतरा है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पब्लिक प्राइवेट इंटर पार्टनरशिप के माध्यम से सरकारी संस्था पे कब्जा हुआ है। और जैसे भी मुरली मनोहर जोशी जो भी इनके मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के, उन्होंने जो NCERT की किताबें बदली थी, असली इतिहास दोहरा दिया था, वो इतिहास इन्होंने बदला दिया। ये भी एक लोकतंत्र पे खतरा था। इन्होंने इसके अपने हिसाब से लोकतंत्र बनाया। माननीय कृपया कंक्लूड कीजिए। जी 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 जी, ठीक है, मैं इसी यहाँ पर मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। धन्यवाद जी, आपका, बहुत बहुत सबका बहुत बहुत साधुभाव माननीय खोब्रागड़े जी। आपने काफी विस्तार से बताया कि कैसे BSNL को प्राइवेटाइज जो किया बीजेपी की गवर्नमेंट में, उसके बाद जो अभी आपने जो सुप्रीम कोर्ट का एक हमारे चीफ जस्टिस जी ने एक कमेंट किया था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट में शोर शराबे में जो कानून बिना डिस्कस किए, बिना उस पर बहस किए, बिना उसको किसी स्पेशल कमेटी के पास भेजे हुए कैसे इन्होंने धड़ाधड़ कानून पास कराए, इससे पता चलता है कि क्या किस तरह लोकतंत्र खतरे में है। बहुत बहुत साधुभाव मानिक खोब्रागड़े जी। अब मैं विनती करता हूं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि